आइए आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी आर्ट यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमारा टॉपिक है सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था और ये सल्तनत कालीन जो एक सीरीज चल रहा था आज यहाँ पे द एंड हो जाएगा। ये लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हमने स्थापत्य कला के बारे में, सैन्य व्यवस्था के बारे में, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, इन सबों का एक जो डिटेल्ड एनालिसिस है हमने कर लिया था और आज ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अंतिम वीडियो है। पूरा एक सीरीज में बनाए हैं। आप इसको बना करके नोट्स बना सकते हैं। देख करके बढ़िया से नोट्स बनाइए और यकीन मानिए इसके बियॉन्ड चीज़ नहीं जाने वाला है। अब चाहे घटना चक्र हो, चाहे और भी यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो, इन सबों से आप जूझिए, लड़िए। लेकिन जो थियरीज है ऑफ एन एवरेज यही है, 1-2 पॉइंट कम या 1-2 पॉइंट ज़्यादा। यकीन मानिए इसके बियॉन्ड चीज़ नहीं जाने वाला है। तो एक जो विश्वास होता है उसके साथ आप बने रहिए। आइए एक एक करके यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जैसे कि अर्थव्यवस्था होता है, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अमूमन किस चीज़ को पढ़ा जाता है? कृषि कैसा है किसी भी क्षेत्र में, व्यापार वाणिज्य कैसा है, उद्योग कैसा है, वहाँ पे करेंसी किस प्रकार का चलता है, सिक्का किस प्रकार का चलता है। इसके अलावा लगान की क्या व्यवस्था है, लगान की व्यवस्था क्या होता है। इन सबों के बारे में आज हम एक डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। तो थोड़ा देर बनी रहिए। जब हम दिल्ली सल्तनत का बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे केवल व्यापार वाणिज्य होता था, नहीं। चूँकि दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र एक फर्टाइल इलाका है, गंगा यमुना का दोआब वाला क्षेत्र है और उन्होंने बंगाल तक के क्षेत्र को अपने अंदर जीत लिया था, दक्षिण भारत तक के क्षेत्र को अपने अंदर जीत लिया था। मेरा राजनीतिक इतिहास का वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, खास करके गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश का एक हम जो डिटेल्ड एनालिसिस होता है हर एक राजा का, उसका हम किए हैं। जितने भी इम्पोर्टेंस रूलर हैं उसका हम किए हैं। तो राजनीतिक इतिहास को समझे बिना अर्थव्यवस्था को समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि जो भी यहाँ पे मेजर पॉइंट्स हैं उसको आप लोग शिद्दत से राइट डाउन कर लीजिए, ध्यान से समझिए। अर्थव्यवस्था का मूल आधार होता है कृषि और कृषि प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत होता है। कुल मिलाकर के 3 सेक्टर आते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा, लेकिन जब एग्रीकल्चर में विकास होगा तब जाके सेकेंडरी सेक्टर फलेगा फूलेगा, और जब सेकेंडरी सेक्टर में विकास होता है तब जाके कहीं टर्सरी सेक्टर का विकास होता है। तो इस प्रकार से समझिए, जब कृषि बढ़ेगा तो व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा और जब व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा तो सर्विस सेक्टर का ग्रोथ होगा, और यही यहाँ भी हो रहा है। सर्विस सेक्टर यहाँ ना के बराबर है, क्योंकि सामंतवादी व्यवस्था का एक रूप है यहाँ पे, और यहाँ पे केंद्रीयकृत शासन होने के बावजूद भी कैसा है, तो यहाँ पे फर्टाइल इलाका है, खेती से ही ज़्यादा काम होता है। हालांकि व्यापार वाणिज्य भी होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह भी यहाँ पे है, लेकिन उस सब का वैल्यू है थोड़ा कम है। तो कृषि ही यहाँ पे मेन अर्थव्यवस्था का साधन होता है। आइए सबसे पहले कृषि का अगर बात करें तो यहाँ पे राजस्व की प्रमुख मद जो होता है वो कृषि ही होता है, और इसी से जो हमको टैक्स मिलता है, कर मिलता है, उससे इस देश का, इस राष्ट्र का, इस राजाओं का भरण पोषण होता है। तो इस समय जो कृषि की दर थी, कृषि की दर यानी कि कर की दर था, वो 1/5 से लेकर के 1/2। याद रखिएगा 1/2 केवल और केवल अलाउद्दीन खिलजी के काल में था। अलाउद्दीन खिलजी के काल में ही केवल था 1/2, नहीं तो 1/5 अमूमन रहा है। इसके अलावा अनाज व नकद दोनों के रूप में यहाँ पे टैक्स लेने का बात किया जा रहा है। एक बात याद रखिएगा कि सिकंदर लोदी वह शासक होता है जिन्होंने अनाज पर से आयकर हटा दिया था, अर्थात अनाज पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया, और वो शासक होता है सिकंदर लोदी। लोदी वंश पढ़िएगा तो वहाँ पे 3 शासक, सबसे पहला बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। तो यही जो सिकंदर लोदी है अनाज पर से टैक्स हटा दिया। इसके अलावा खास करके हम देखते हैं तो ये जो 1/5 टैक्स लेता है अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि का माप करवाता है, और भूमि का माप करवाने के आधार पर कर का निर्धारण करता है, और इस कर को जो कहते हैं मासात पद्धति कहते हैं, अर्थात मसाहत पद्धति के आधार पर कर का निर्धारण करता है, और ये करवाता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में हम देखते हैं कि मार्केट कंट्रोल पॉलिसी का एडप्टेशन होता है।
मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लाया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो इसके समय में भूमि होता है उस भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी सभी भूमि को क्या करते हैं, खालसा भूमि में परिवर्तित कर देता है और खालसा भूमि में परिवर्तित करके वो अपने आधार से लगान का निर्धारण करता है और ये पद्धति होती है मसाहत पद्धति। और ये एक मसाहत पद्धति लगान निर्धारण करने की एक तकनीक है। बाद वाले शासक हम देखते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इन सबों ने भी कहीं ना कहीं इस पद्धति का यूज करता है और वो दक्षिण भारत में ज़्यादातर इसका यूज करता है। तो याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी मसाहत पद्धति एक लगान निर्धारण करने की पद्धति थी और अलाउद्दीन खिलजी से याद रखना है कि मैक्सिमम भूमि को ये खालसा भूमि में बदल देता है। अर्थात खालसा भूमि वो होता है जहाँ पर कि राज्य का कंट्रोल पूरा का पूरा होता है, उस भूमि को हम कहते हैं खालसा भूमि। आगे चलते हैं। यहाँ पे जब कृषि कार्य होगा तो सिंचाई उसका मेन कंपोनेंट्स होता है। तो सिंचाई के लिए मुख्य रूप से कुआं ही प्रयोग में लाया जाता था। सिंचाई के लिए मुख्य रूप से कुआं प्रयोग में लाया जाता था। और यहाँ पे हम देखते हैं इससे पहले जब आप हर्षवर्धन का कार्य पढ़िएगा तो वहाँ पे रहट तकनीक का प्रयोग किया जाता था सिंचाई के लिए। जैसे आप कुआं में पानी रहता थी, पोखरा में पानी है या कहीं के लिया खेत होता है, नीचा खेत, उसमें पानी रहता है या तालाब में पानी रहता है, तो रहट प्रणाली में क्या करता है, लकड़ी का बनाया रहता है। मान के चलिए जैसे है, इधर भी पानी का मुंह ऐसे है और यहाँ भी बोला है, ऐसे इसमें डुबाइएगा और ये पानी जाके यहाँ उड़ेल दिया जाता था। तो ये होता था रहट प्रणाली। अब रहट प्रणाली से उन्नत तकनीक नोरिया तकनीक, याद रखिएगा, नोरिया तकनीक एक सिंचाई का तकनीक है और नोरिया तकनीक का इस्तेमाल सल्तनत काल में अर्थात किया जा रहा था। और ये क्या है, तो एक सिंचाई का तकनीक है। क्या है, सिंचाई का तकनीक है। लेकिन रहट प्रणाली भी क्या है, तो एक सिंचाई का ही तकनीक है, लेकिन ये किया जाता था हर्षवर्धन के समय में। हर्षवर्धन के समय में तो रहट प्रणाली से उन्नत तकनीक होता है नोरिया तकनीक, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। गयासुद्दीन तुगलक के काल में पहली बार नहर का निर्माण किया गया। गयासुद्दीन तुगलक के काल में पहली बार नहर का निर्माण किया गया। लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक का काल आता है तो नहरों का जाल बिछा देता है और नहरों के जाल में कुल मिलाकर के दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में 11 से अधिक नहरों का निर्माण करता है, जिसमें उलूग खानी जो नहर है उसका काफ़ी ज़्यादा नाम चल रहा होता है। और इससे 164 किलोमीटर 164 वर्ग किलोमीटर एरिया में क्या होता है, किलोमीटर एरिया में सिंचाई का विकास होता है। फलस्वरूप बहुत सारे फलों के बागान लगाए जाते हैं और उसके फलों के बागान से 1,80,000 वार्षिक आय भी प्राप्त होता है। इसी के आधार पर दीवान ए बंदगान की स्थापना करता है और रोजगार देने का काम करता है। फिर खैरात अस्पताल स्थापित करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम करता है। और दासों का तो एक देखते हैं कि सीरीज ही रहता है। उसके काल में जो फिरोज शाह तुगलक होता है 1,80,000 दास रहता है। तो दास को भरण पोषण करने के लिए जब तक घर में पैसा नहीं रहेगा, राज्य में आय नहीं रहेगा, तब तक कैसे संभव हो पाएगा। तो यही कारण है कि फिरोज शाह तुगलक ने तुष्टीकरण की नीति अपनाता है सैनिक के क्षेत्र में, लेकिन नहरों का विकास करवाता है, सिंचाई के साधन का विकास करवाता है और कृषि क्षेत्र में यहाँ पे हमको उन्नति देखने को मिलती है। फलस्वरूप फल का बागान लगवाता है और अपनी आय को ये बढ़ा लेता है। इसके अलावा एक यात्री होता है इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को यात्री होता है, अफ्रीका से आया होता है और ये आता है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। इब्न बतूता ये बताता है, इब्न बतूता, कि एक वर्ष में यहाँ पे 3 प्रकार के चावल का उल्लेख किया जाता है। एक वर्ष में कितने प्रकार का चावल, 3 प्रकार का चावल का यहाँ पे उल्लेख होता है। अर्थात यहाँ पे बहुत अच्छे किस्म के चावल का भी जिक्र किया गया है और अच्छे किस्म की चावल सुरसती से मिलता है। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में है। कहाँ है बाबू, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। ये सुरसती पश्चिमोत्तर क्षेत्र में है जहाँ पर कि बेस्ट किस्म का चावल मिलता है। इसके अलावा रेशम खंभात क्षेत्र गुजरात में मिलता है। नमक सांभर झील यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा ऊनी शॉल कश्मीर में मिलता है। अभी भी कश्मीरी ऊनी शॉल बहुत ज़्यादा फेमस है। तुगलक काल से, खास करके दिल्ली सल्तनत के काल से ये मिलते आ रहा है। वस्त्र जो है बंगाल के गुजरात, अभी भी देखिएगा बंगाल वस्त्र उत्पादन में बहुत बढ़िया है। कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है। तो उस समय भी बंगाल और गुजरात वस्त्र उत्पादन में ज़्यादा अच्छी स्थिति में था। पान का पत्ता धार और मालवा, मतलब धार मालवा वाला क्षेत्र है। नहीं कहता है खाई के बनारस वाला पान। तो ये देखिए बनारस वाला पान फेमस है, लगाता है वहाँ पे बढ़िया से, लेकिन उपजता कहाँ है, ये खेती का बात किया जा रहा है बाबू। तो खेती उपजता है एमपी में, कहाँ पे, धार और मालवा वाला रीजन में।
ये अलग बात है कि बिहार में भी गाया जाता है, खाई के मगहिया पान ए राजा हमरी लैबा तू जान। तो खैर ये सब जो चीज़ है ना, तो मगही पान फेमस है, मिथिला का पान फेमस है, मखाना फेमस है, मिथिला मखाना, अब तो जीआई टैग में मिल गया है। इसके अलावा मिथिला का पान, मिथिला का माछ, मछली, रेहू मछली गजब का टेस्ट होता है। वो मछली आजकल जो हम इकोवेरियम में बना लेते हैं, जो तालाब में खोल लेते हैं, इस टाइप का स्वाद में वो जो नेचुरली जो रेहू होता है वहाँ का मिथिला वाले रीजन में, हाँ क्या कहना, बहुत बढ़िया रहता है। तो इस प्रकार से मिथिला का पान, मिथिला का माछ, मिथिला का मखान, फिर मगही पान, फिर बनारसी पान, ये सब क्या है, फेमस जरूर है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत में धार और मालवा का जो पान है वो फेमस रहता है, वो रीजन ज़्यादा उपजाऊ रहता है। इसके अलावा नील जो है वो बयाना राजस्थान वाला क्षेत्र है, एक्चुअली में भरतपुर का क्षेत्र है, भरतपुर ये राजस्थान में पड़ता है, तो नील वहाँ से उपजाया जाता है। फिर भारत में देखते हैं बिहार वाले रीजन में 1917 में गांधी जी यहाँ पर आते हैं, नील आंदोलन होता है, तिलकठिया प्रणाली होता है, अगले क्लास में पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना है। तो इस प्रकार से ये जो कंपोनेंट्स कहाँ से उपजाए जाते हैं कृषि वाले क्षेत्र में, आप लोग जरूर इसको याद रखिएगा, एक बार रिकॉल कर लीजिए। आइए थोड़ा तेजी से करते हैं। राजस्व की प्रमुख मदें कृषि होता है और कर की दर 1/5 से 1/2 तक लिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी वो शासक था जिन्होंने की कर की दर 50% लिया और ज़्यादा से ज़्यादा भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। ये अनाज और नकद दोनों रूप में लिया जाता था कर, लेकिन याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि माप के लिए एक नया प्रणाली डेवलप करता है जिसको मसाहत प्रणाली कहते हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछा है, इसको याद रखिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तन करवाता है और मैक्सिमम टैक्स लेने की कोशिश करता है। इसके अलावा रहट प्रणाली हर्षवर्धन के कारण प्रचलन में था, लेकिन यहाँ से रहट से भी उन्नत तकनीक जिसको नोरिया तकनीक कहते हैं और सिंचाई का तकनीक है, इस काल में यूज किया गया था। सिंचाई का मुख्य साधन कुआं रहता है और हम देखते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक नहरों का निर्माण करवाता है, फिरोज शाह तुगलक नहरों का जाल बिछा देता है। अब क्वेश्चन में वेरी फर्स्ट टाइम नहर किसने बनाया, गयासुद्दीन तुगलक, जाल किसने बनाया बिछाया, तो फिरोज शाह तुगलक। इसके अलावा एक वर्ष में 3 प्रकार के चावल का जिक्र करता है इब्न बतूता, और इब्न बतूता एक मोरक्को यात्री था और कहाँ कब आया था, 1333 ईस्वी में आया था MBT मोहम्मद बिन तुगलक के घर में। फिर रेशम जो है, हाँ रेशम जो है खंबात क्षेत्र से मिलता है और अच्छे किस्म का चावल सुरसुती जो कि पश्चिमोत्तर भारत में वहाँ से मिलता है। नमक सांभर झील से, ऊनी स्वर्ण कश्मीर से, वस्त्र बंगाल और गुजरात से, पान के पत्ते धार और मालवा से, और नील बयाना राजस्थान से मिलता है। ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन का फॉर्म बनेगा, ये जब आपको आंसर लिखना होगा यही बात लिखा जाएगा। आगे चलते हैं, आगे हम उद्योग और व्यापार के बारे में पढ़ते हैं। देखिए एक इतिहासकार है इरफान हबीब ने बताया है कि तुर्कों का आगमन को इन्होंने नगरीय क्रांति की संज्ञा दिया है। और नगर जहाँ पे होंगे घनी बस्ती होगा और नगर होंगे तो विभिन्न प्रकार का विकास होगा। क्या विकास होगा, तो धातु शिल्प प्रौद्योगिकी का विकास, कागज निर्माण में तेजी आता है, जल्दसाजी का विकास होता है, वस्त्र उत्पादन में वृद्धि होता है। और यहीं पे हम देखते हैं चटका और धुनकी का प्रयोग किया जाता है। धुनकी आप जाइएगा, जब रजाई भरवाने जाएगा तो वही धुनकी से लोहिया को धुलाया जाता है। तो ये एक देखिए नगरीय क्रांति में धातु शिल्प का विकास होता है। धातु शिल्प प्रौद्योगिकी के विकास से नए प्रकार के औजार बनाए जाते हैं। खच काटने वाला जो तलवार होता है, ठाई मारने वाला जो कई प्रकार का जैसे तलवार फरसा होता है, तो ये सब जो है धातु शिल्प जब तक विकास नहीं होगा तब तक कैसे वो बढ़िया से बन पाएगा। कागज निर्माण में तेजी आता है। अब हम देखते हैं कि अनुवाद विभाग का स्थापना फिरोज शाह तुगलक करवाता है। तो अनुवाद विभाग का स्थापना करवाता है, संस्कृत के ग्रंथों को फारसी में लिखवाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कागज चाहिए। जब कागज चाहिए तो कागज को ऊपर रखरखाव के लिए जिल्द सादी, जो ऊपर से नहीं कहते हैं गट्टा, ये जिल्द सादी मतलब गत्ता, इस उद्योग का विकास होता है। वस्त्र उत्पादन में विकास होता है। अब हमने अभी बात कहा कि वस्त्र जो है खासकर ऊनी और कश्मीर से और बंगाल और गुजरात वस्त्र उत्पादन के प्रमुख केंद्र होते हैं। तो यहाँ पे चटका और धुनकी जैसे टेक्नोलॉजी को आ जाने से वस्त्र उत्पादन में तेजी से विकास होता है। फिर मदिरा एवं इत्र उद्योग का बहुत तेजी से विकास होता है। और यहाँ पे जो आसवन विधि है, आसवन विधि से यहाँ पे इत्र और मदिरा का निर्माण करवाया जाता है। बिहार में अभी दारू बंद है, लेकिन आप जानते हैं चौवा दारू, महुआ वाला दारू खूब बिकता है। भात को सड़ा दिया जाता है, चावल को सड़ा करके यूरिया मार करके और चीनी डाल करके उसको चुआता है कई दिनों तक, 3 दिन के बाद वो निकल जाता है। तो चौवा दारू ना पीना है, नीतीश कुमार पागल है। इसको चाहिए था कि बिहार में दारू चलने देता,
भाई जिसको पैसा रहेगा खाएगा, टैक्स वसूलता और बिहार में स्कूल कॉलेज जैसे संस्थान का विकास करता है। तो ये खैर बिहार का दुर्दिन है। चलिए क्या कर सकते हैं, आगे चलते हैं। इसके अलावा स्थापत्य कला के क्षेत्र में विकास होता है और हम देखते हैं कि जब स्थापत्य कला का विकास होगा, बड़े बड़े बिल्डिंग बनेंगे, तो यहाँ पे गारे और चूना का प्रयोग किया जाता था और यही स्थापत्य के विकास का कारण बनता है और ये उद्योग यहाँ पे फलता फूलता है। फिर चमड़ा उद्योग, धातु उद्योग, पत्थर उद्योग, नमक तेल जैसे उद्योगों का विकास यहाँ पे खूब हो रहा है। तो ये था हमारा उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में किया गया कार्य। आगे हम चलते हैं आयात और निर्यात। देखिए भारत में ज्यादातर पहले से ही आयात ही होता है, निर्यात यहाँ पे कम होता है, लेकिन फिर भी अरबी और खाड़ी देशों से जैसे सोना, चांदी, केसर, अफीम, सिंदूर, घोड़ा आदि क्षेत्रों का आयात निर्यात किया जाता था। इसके अलावा अफ्रीका से हाथी का दांत और लाख का चूड़ी बनता था, अभी भी लाख का चूड़ी बनता है। तो अफ्रीका से हाथी दांत और लाख का चूड़ी मतलब लाख का निर्यात आयात किया जाता था। फिर देवल इस समय अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। देवल क्या था? अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। इसके अलावा रहनी बंदर, कायबे और सूरत जैसे बंदरगाह का भी जिक्र मिलता है। साथ ही अहिलवारा जो है यह व्यापारियों के लिए तीर्थ स्थल का काम है, अर्थात अहिलवारा यहाँ पे बहुत बड़ा व्यापार केंद्र था। अहिलवारा गुजरात में है और यहीं पे अहिलवारा का सोलंकी वंश का शासन रहता है। बाद वाले काल में हम पढ़ते हैं, मतलब उससे पहले, ठीक ना। तो अहिलवारा जो है व्यापारियों का एक तीर्थ स्थल होता है। इसके अलावा देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, लहरी बंदर और कायबे सूरत ये सब अन्य बंदरगाह होते हैं। अफ्रीका से हाथी दांत और लाख का आयात होता है। अरबी और खाड़ी देशों से सोना, चांदी, केसर, अफीम, सिंदूर और घोड़ा का आयात निर्यात किया जाता है। और घोड़ा यही तो है, अरबी देशों से आता है वेस्ट क्वालिटी का घोड़ा। और इसी घोड़ा पे हम देखते हैं कि ये खिलजी ने दाग एवं हुलिया प्रथा का शुरुआत करवाता है। दाग और हुलिया, दाग मतलब घोड़े को दागो और हुलिया मतलब क्या करता है, तो चेहरे का रूप, रंग, रूट आदि को लिखने का काम किया जाता है। तो यही है दाग और हुलिया, अलाउद्दीन खिलजी ने लागू करता है। और यही घोड़ा जो मंगाया जाता है, जो अरबी किस्म के घोड़ा होते हैं, जो अफगानिस्तान से घोड़ा आता है, इन सभी देशों का घोड़ा उच्च किस्म का होता है और इंडिया नस्ल का घोड़ा थोड़ा कमजोर होता है। आयात निर्यात का वस्तु ये सब है। इसके बाद अगर टैक्सेशन सिस्टम की बात करें, कर प्रणाली की, तो जजिया जो होता है एक प्रकार का धार्मिक कर होता है, धार्मिक कर, और ये हिंदुओं पे लिया जाता था, हिंदुओं से लिया जाता था। जकात जो होता था मुसलमानों से लिया जाता था, मुसलमानों से लिया जाने वाला कर होता था। खराज जो होता था ये हिंदुओं से लिए गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक कर होता है। खुम्स होता है लूट का धन, और लूट का धन बताते हैं बाबू, ये जो होता था 1/5 और 4/5, अर्थात ये होता था 20% और हम देखते हैं कि 80%। देखिए ये जो पगलवा शासक रहता है अलाउद्दीन खिलजी, ये लूट के धन में 80% लेता है, बाकी सभी शासक करीब 20% ही लेते हैं। तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी 80% लेता है और बाकी प्रतिशत शासक जो है वो 20% लेता है। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि भैया हम रेगुलेट करेंगे, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी और सब कुछ पे नियंत्रण करता है, खालसा भूमि में विकास करता है और खुम्स में भी 80% देता है। ये लूट का धन होता है खुम्स। उस्र और हस सब, उस्र और हट ये सब, ये एक प्रकार का सिंचाई कर होता था। उस्र जो होता था 1/10 या 1/11वां भाग लिया जाता था, 1/11वां हिस्सा, और हक ये सब इसको जो है फिरोज शाह तुगलक ने लागू किया था। ये क्या था, तो एक प्रकार का सिंचाई कर था, याद रखेगा। आइए, जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर था जो हिंदुओं से लिया जाता था, जकात मुसलमानों से लिए, खराज गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला कर था। खुम्स लूट के धन 1/4 या 1/5, और हम देखते हैं कि ये 1/5 मैक्सिमम शासक ने लिया है अपना हिस्सा और सेना को देता है 4/5। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी अपने लेता है 4/5 या 80% और 1/5 देता है सेना को देता है। इसके अलावा उस और हक ये सब, ये दोनों सिंचाई कर है। उस 1/10 या 1/11 लिया जाता है, हक ये सब जिसको कि फिरोज शाह तुगलक ने लागू किया था। आगे चलते हैं, हम सिक्का के बारे में पढ़ लेते हैं, इससे क्वेश्चन रहता है। देखिए मोहम्मद गौरी वो पहला शासक था जिन्होंने कि देहली नामक सिक्का का विकास करता है। एक तरफ यहाँ पे देवी लक्ष्मी रहता था, इसी को लक्ष्मी नामक सिक्का भी बोलते हैं, और घुड़सवार भी रहता है, लक्ष्मी और घुड़सवार रहता था। और इसके प्रकार साथ ही हम देखें तो ये देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन शाम लिखा रहता था, मोहम्मद बिन शाम लिखा रहता था। तो हमने क्या कहा, ये लक्ष्मी की आकृति रहेगा, घुड़सवार रहेगा और मोहम्मद बिन शाम देवनागरी की लिपि में लिखा रहता था देहली नामक सिक्का पे। इल्तुतमिश ने
दो सिक्का चलाया, एक चांदी का सिक्का जिसको टंका बोलते हैं, तांबा का सिक्का जिसको जीतल बोलते हैं। हमने याद करने के लिए लिया है चाट के जीत, अर्थात आप पूरा सिलेबस को चाट जाइएगा, याद कर लीजिएगा तो आपका सक्सेस होना तय है। इसी से लिखे है चाट के जीत, अर्थात चांदी का टंका तांबे का जीत। याद रखिएगा, शुद्ध अरबी का सिक्का चलाने वाला यही दिल्ली सल्तनत का पहला व्यक्ति होता है, इल्तुतमिश। तो याद रखना, चांदी का टंका तांबा का जीतला और शुद्ध अरबी का सिक्का भी इल्तुतमिश ने ही चलाया है। बलबन चांदी का सिक्का चलाता है। गयासुद्दीन तुगलक सोने के सिक्के में वजन में वृद्धि करता है। गयासुद्दीन तुगलक सोने का सिक्का चलाता है जिसके वजन में काफी ज्यादा वृद्धि हो जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ये पगलवा रहता है, ये सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करता है। बाबू ये पैसा का है, यह टोकन मनी, अर्थात ई कागज का कोनो वैल्यू नहीं, एकरा फाड़ देंगे, रोड पे फेंक देंगे, कोई काम का नहीं। लेकिन भारत सरकार का आरबीआई गवर्नर का मोहर है, देखते हैं ये मोहर है। ये मोहर मतलब क्या, मैं धारक को 20 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ, यही जो वचन है ना इसका मूल्य है, और ये है 20 रुपया, अर्थात ये सांकेतिक मुद्रा है। अर्थात इस कागज का जितना मूल्य है, ठीक ना, उससे कम मूल्य, मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना वैल्यू का ये है उससे ज़्यादा मूल्य इसका है। ये कागज कितना का होगा, मुश्किल से 5 पैसा का, लेकिन इसका मूल्य कितना है, 20 रुपया है। तो वास्तविक मूल्य से इसका मूल्य अधिक है। दिस इज का सांकेतिक मुद्रा, टोकन मनी का है, होगा टोकन मनी है। आगे चलते हैं। फिरोज शाह तुगलक आधा एवं बिक नामक सिक्का चलाता है। ये बाबू मिश्र धातु होता है, मिश्र धातु होता है, और कॉपर और जस्ता, ये दो धातु मिलकर के बनता है कॉपर और जस्ता। कॉपर और जिंक नामक ये दो मिश्र धातु को मिलाते हैं तो आधा और बिक नामक सिक्का बनता है। आगे चलते हैं, लगान बटाई पे बात करते हैं। इस काल में कई प्रकार के लगान जो है यहाँ पे लगाया गया था, खास करके कई प्रकार के बटाइयों का तरीका अपनाया गया था। खेत बटाई, यहाँ पे खरीफ फसल को क्या करता था, लोग खेत में जाता था, 5 बीघा है, ठीक है, अढ़ाई बीघा हमर होगा, अढ़ाई बीघा तोहर होगा, जब बात खत्म। लंक बटाई, इसमें क्या होता है, भूसी निकाले बगैर, भूसी नहीं निकाल कर, और रास बटाई में क्या होता था, भूसी निकाल कर बटाई किया जाता था। तो खेत बटाई में खरीफ फसलों में लगे फसल का बटाई होता था। लंक बटाई में बिना भूसी निकाले हुए फसलों का बटाई होता था। और रास बटाई में क्या होता, भूसी निकालकर अनाजों का बटाई होता था। तो लगान व्यवस्था के अंतर्गत खेत बटाई, लंक बटाई, रास बटाई। तो इस प्रकार हम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो टॉपिक डिटरमाइन किया था, कृषि समझना है, व्यापार वाणिज्य समझना है, उद्योग समझना है, सिक्का समझना है और लगान व्यवस्था समझना है। इन सभी बातों का हमने एक डिटेल्ड एनालिसिस कर लिया है। और इसी के साथ मेरा समाप्त होता है दिल्ली सल्तनत नामक एक विशाल टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक, ठीक है ना। तो हमने सारे राजनीतिक इतिहास, उसके बाद सैन्य व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, स्थापत्य कला और साथ ही अभी हमने अर्थव्यवस्था को पढ़ लिया है। तो इस प्रकार से दिल्ली चैप्टर द इंड होता है। कुल मिलाकर के गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोजी वंश का हमने राजनीतिक इतिहास में पढ़ लिया है, हर एक शासक का पढ़ लिया है। इस वीडियो में इतना ही। स्टे ट्यून्ड, स्टडी आर्ट।